नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि संभल दंगे में मारे गए मुसलमानों को 5-5 लाख रुपया देने के लिए अखिलेश यादव ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा। शायद उनको दिया भी गया या सिर्फ बयानबाजी की गई, मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेवारी से और याददाश्त मजबूत होने के नाते कह रहा हूं कि उनके पूज्य पिताजी, जिनके वजह से वो अभी तक राजनीति में सरवाइव कर रहे हैं और राजनीति में रेलिवेंट बने हुए हैं, उन्होंने अयोध्या में जो आज भव्य राम मंदिर निर्मित हो चुका है, उसको रुकवाने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवा दिए थे और कई कार सेवक उनके गोलियों से मारे जा चुके थे। उनके प्रति एक संवेदना के शब्द भी अखिलेश यादव और उनके परिवार के लोगों ने नहीं कहा है। यह भी एक विचार करने वाली बात है। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का भी इससे भी बड़ा उदाहरण आपके पास कोई होगा तो आप जरूर बताइएगा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सनातन धर्म को अब तक धिक्कारने के लिए ही बनाया गया है। राजनीतिक रूप से यह लोग एकदम अछूत माने जाते हैं, तो अखिलेश यादव या उनके पिताजी या और लोग जो करते हैं उसमें बुराई क्या है, कमी हम में है। लेकिन अब लगता है कि शायद राम मंदिर बनने के बाद भगवान राम के प्रकोप, प्रताप जो कहें, अब स्थिति ऐसी हुई है कि लोग सनातन को सत्य मानने लगे हैं और सनातन के सामने झुकने लगे हैं। आज का मेरा चर्चा इसी पर है। आज राजनीति में सबसे ज्यादा झूठ का पर्यायवाची बन चुका महाराजनीतिक ठग अरविंद केजरीवाल ने एक घोषणा किया है कि वो पुजारियों और ग्रंथियों को वो 18,000 रुपये देगा जो अब तक मौलानाओं को दे रहा था। एक तरफ उस पर तुष्टीकरण की आरोप लग रहा था कि वो मुसलमानों को दे रहा है, पुजारियों को क्यों नहीं, ग्रंथियों को क्यों नहीं। आज उन सब पर विराम सा लगा जब उसने आज मौलानाओं के जगह पर साथ साथ उसने आज पुजारी और ग्रंथियों को भी 18,000 रुपये का तनख्वाह, जिसको सम्मान राशि कहा है, देना शुरू करने की घोषणा की है। वह तब जब वो चुनाव जीत जाएगा। सनातन की बढ़ती शक्ति के सामने ही मजबूर हुआ केजरीवाल, नहीं तो वो अब तक कहीं नहीं दे रहा था। अब तक तो उसने इस विषय पर कभी सोचा नहीं। कोई भी राजनीतिक दल ने पंडितों और पुजारियों के विषय में कभी नहीं सोचा। वो सब लोग मुसलमानों के लिए सोचते थे, क्रिश्चियन के लिए सोचते थे, औरों के लिए सोचते थे, सनातन के लिए कभी नहीं सोचते थे। लेकिन यह सनातन की शक्ति है, प्रभु श्री राम का आकार ले चुका मंदिर का प्रताप है या उनका प्रकोप है कि आज सनातन के मानने वाले पुजारियों को भी सम्मान राशि देने पर विवश होना पड़ा है केजरीवाल को। यह सनातन के विजय का एक मार्ग खुल रहा है, खिड़की खुल रही है। अभी और कुछ खुलना और कई मान्यताएं ध्वस्त होना बाकी है। कहा गया ना कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो ये अभी अंगड़ाई का परिणाम है। अगर आप लड़ाई पा जाएंगे तो फिर क्या क्या मिलेगा, आप विचार कर लीजिएगा। मतलब आप बटेंगे तो कटेंगे, और अगर डटेंगे तो अपने पुजारियों के सम्मान पाए हैं, अपना भी पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुमान है। खैर, आज बात कि इस देश में संवैधानिक संस्थाएं रह गई हैं या खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि मैं यह मानने को तैयार नहीं कि अगर संवैधानिक संस्थाएं इस देश में है और तटस्थ होकर के अपना काम कर रही हैं, तब इस देश में इतने बड़े बड़े गैर कानूनी घोषणाएं कैसे हो जाती हैं। इसके लिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेवार नहीं है। हाँ, ये जिम्मेवारी उसकी इसलिए बनती है कि उसने यह राह दिखाया और उसे चुनावी लाभ हुआ। अरविंद केजरीवाल बिना किसी काम किए हुए दिल्ली का नुकसान और बल्कि मैं कहूंगा कि नाश करते हुए
लगातार तीसरी बार सरकार बना चुका है, चौथी बार बनाने का प्रयास कर रहा है। लोगों ने देखा कि भाई यह कैसे संभव हो रहा है, वो तो कुछ करता नहीं है, कोई जन योजना नहीं है, फिर भी वो चुनाव जीत रहा है। वो इसलिए जीत रहा है कि वो लोगों को मुफ्त में रेवड़ी बांट रहा है और हम सब लोग उस लालच में फंस करके उसको मतदान दे रहे हैं। क्योंकि हमने कभी चुनावी मतगणना करने, मतदान देने का सलीका पढ़ा ही नहीं, ना ही हमको किसी ने पढ़ाया, ना ही हमको यह समझाने का प्रयास किया गया कि भाई मतदान कैसे करना चाहिए। तब हम क्या करेंगे? हमको तो पता ही नहीं है कि मतदान देते कैसे हैं। जो लोग जैसे बहका देते हैं वैसे हम सब भाग जाते हैं। लोग हमको बहकाए नहीं और चुनाव निष्पक्ष हो, इसलिए संविधान में चुनाव आयोग का एक प्रोविजन किया गया है और हमारे पास एक चुनाव आयोग है जिसको हम तटस्थ मानते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी वहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। पता चला कि यह आशंका हुई कि ये शायद ये लोग बाइस्ड हो सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष, किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध झुकाव हो सकता है, तो उसमें और धार लाने के लिए और ज्यादा निष्पक्ष बने रहने के लिए उसको 3 सदस्य कर दिए गए। मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 सहयोगी चुनाव आयुक्त भी लगा दिए गए। अब 3 सदस्य चुनाव आयुक्त हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कोई चुनाव में हेर फेर पर कंट्रोल हुआ? चुनावी झूमले, चुनावी झूठ, चुनावी झंझावट से कहीं कोई निजात मिलते हुए दिखी? चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ साथ निष्पक्षता से बात रखना भी है। निष्पक्ष घोषणा पत्र और घोषणा पत्र की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। अमित ने कुछ कहा है, मैं चाहता हूं कि एक बार पढ़ दूं। अमित ने कहा है कि कैसे दिल्ली का नाश किया है भैया। मैं जब तक दिल्ली में रहा उसका काम तो मुझे अच्छा लगा। कौन सा काम अच्छा लगा अमित हमको बता दो तो मैं उस पर चर्चा करूंगा, मैं जरूर बात करूंगा। आदरणीय पेन्मा दीदी जी को सादा पड़ा। एनीवे, तो चुनाव आयोग का काम सिर्फ निष्पक्ष चुनाव कराना ही नहीं है, यह भी देखना है कि चुनाव निष्पक्ष हो। इस बात का चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दल क्या जो घोषणा कर रहे हैं वह घोषणा तटस्थ है, ईमानदार है, संवैधानिक है, देश हित में है। मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक दल का जो अभी कुछ दिनों से चुनावी घोषणा पत्र बन रहा है वो बिल्कुल देश विरोधी है। श्रीलंका का आर्थिक, हाँ तिवारी जी को साथ बताओ, श्रीलंका हमारे सामने है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो हम उसके एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते हैं। एक देश था जिसकी मुद्रा भंडार और मुद्रा की शक्ति दुनिया में मानी जाती थी। वहां पर रेवड़ी बांटते बांटते स्थिति इतनी बुरी होगी कि उस देश के रुपए को बोरे में भर के ले जाया जाता है और मुर्गी के 1 अंडा लेकर आया जाता है। मतलब 1 बोरा नोट ले जाइए और 1 मुर्गी का अंडा ले आइए, इतनी उस वहां के रुपए की उन्मूलन हो गया है। हमारा भारत भी उसके दिशा में बढ़ रहा है। मुफ्त में चीजें कितनी महंगी पड़ती है हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको समझने की सलाहियत नहीं दी गई है, क्योंकि हमारा अपना ज्यादा टेंशन इतना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। हाँ, बिटिया की शादी के बारे में मैं नहीं बताया, इस बात के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, या मैं आपको व्हाट्सएप करके इस पर डिस्कस करूंगा, फोन नंबर पर बात करूंगा, मैसेज पर हम लोग नंबर एक्सचेंज करेंगे। वो कारण था कि बिटिया की शादी अचानक हुई और हाल बहुत छोटा हो गया तिवारी जी, इसलिए मैं सभी लोगों को नहीं बुलाया, नहीं तो आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को मैं जरूर बुलाता, मेरे लिए आदरणीय है, आदर्श है। लेकिन हुआ क्या कि अचानक हाल मिला नहीं और लड़के वाले ने कहा कि आप पहले हाल बुक कर लीजिए उसके बाद बात करेंगे, और बेटे ने बड़ा हाल छोटा कर दिया, 400-500 का हाल रहा। और 400-500 के हाल में आप जैसे लोगों को बुला करके मैं कितना इज्जत कर पाता, इस बात के लिए मैं सशंकित था। लेकिन 1-2 चीजें हुई हमारे बिटिया की शादी में। मैं दिनेश भाई तो देख रहे हैं, वो आए थे, भारत के ज्वाइंट कैबिनेट सेक्रेटरी आए थे, 2-3 राज्यों के मुख्य सचिव आए थे, और मतलब 16-17 देश और प्रदेश के आला स्तर के IAS अफसर आए थे। अब आप कहेंगे कि वो लोगों के लिए हाल छोटा नहीं था, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि उन लोगों के लिए हाल छोटा इसलिए नहीं पड़ा कि वो लोगों को जानकारी हुई और वो आ गए,
क्योंकि मैंने रिंग सेरेमनी को फेसबुक पर डाल दिया था और वही एक गलती हो गई कि मैं सबको नहीं बुला पाया। तिवारी जी, मैं क्षमा चाहता हूं। एक बिटिया है, उसकी भी शादी तय कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध करते हैं, लड़की साइंटिस्ट है, अगर कहीं लगे तो आप बताइए, आपको जरूर बुलाएंगे। आप नहीं शादी कराएंगे तब भी आपको बुलाएंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, अपनी बात रखता हूं। हाँ, मैं उन सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं जिनको बिटिया की शादी में नहीं बुला पाया। हाल छोटा कर दिया था लड़के ने, वो समझ नहीं सका था कि पिताजी की पर कितने लोगों की मेहरबानी और आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन अगले बार मैं इन सब दोषों को निवारण करके बढ़िया व्यवस्था करूंगा और आप सब लोगों को बुलाऊंगा। मैं एक बार पुनः क्षमा मांगता हूं। तो जो ये मुफ्त की रेवड़ियां आ रही हैं, उन रेवड़ियों का असर किसको पड़ता है, यह बात समझने वाली बात है। एक उदाहरण, मैं दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली में कहा गया है कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, लेकिन अगर आपका 0 यूनिट आ रहा है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। एक खेल बिजली विभाग और कर रही है, हर 3 महीना 4 महीने के बाद एक नोटिस दे रहे कि आपका मीटर टेम्पर्ड है, आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपने जुर्म किया है। और वही मीटर की जांच करते हैं और वही मीटर बताते हैं और फिर आप पर 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं। ये मैं खुद भुगता हूं, मैं स्वयं हूं। ये मेरे रिकॉर्ड किया जाए, बिजली विभाग मेरे पर केस करे, मैं उसका सबूत दूंगा। क्योंकि मैं तो जानता हूं कि मैंने कोई मीटर टेम्पर नहीं किया। मैंने बोला मेरे को दे दो मीटर, मैं उसका निष्पक्ष जांच करा लूंगा। बोला नहीं, वो हम ही करते हैं। और हमने कह दिया कि आपने मीटर टेम्पर किया है, आप पर 2 लाख रुपया फाइन होता है। मैंने बोला भाई 2 लाख रुपया फाइन किस बात का, तो मीटर चला ही नहीं है। उसका कारण यह है कि मेरी गाड़ी पार्क करने के लिए एक पार्किंग है, उसमें मैंने शटर लगा दिया है कि लोग कोई टायर वायर खोल के ना ले जाए। तो वो कह रहे कि दुकान है, मेरी कमर्शियल मीटर है, ये चलती क्यों नहीं है। मैंने उनको बताया कि भैया ये इसमें कुछ काम ही नहीं होता, देखो दुकान चल रहा है, ऑफिस चल रही है, गाड़ी पार्किंग के लिए है, और शटर की वजह से तुम कमर्शियल कर दिए हो। तो उसका 360 रुपया किराया आ रहा है और उसी का टेम्पर का मेरे ऊपर 2 लाख रुपया केस था। मैं जो पूरा फाइट किया, मैं बोला मैं इंडिविजुअल करूंगा, ये वो बवाल लग रहा है। तो 80,000 रुपया किया, लेकिन किया जरूर, बोला अरेस्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, अखबार में निकलवा देंगे। आप बहुत फेसबुक पर बोलते हैं ना, तो फेसबुक पर कहा देंगे कि ये राकेश परमार बिजली चोर है, टेम्पर मीटर किया था, फलाना ढिमा का, बड़ा प्रेशराइज कर दिया हमको। मैं खुद उदाहरण हूं। इस तरह का और कितने लोगों के साथ होता होगा, ये देखने वाली बात है। जो मीटर 0 चलता है उसका किराया 370 रुपया है महीने का। इन्हीं सब खेलों से बिजली विभाग जी रहा है और पहले से ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। और सरकार उस पर 360 करोड़ रुपया शायद सब्सिडी दे रही है। वो 360 करोड़ रुपया हम जैसे करदाताओं के कर से जाता है, क्योंकि मेरे पैसे से 10% टीडीएस कट जाता है और 30% के स्लैब में मैं आता हूं। मैं प्रोफेशनल आदमी हूं। मेरा अगर 100 रुपया का मैं बिल चार्ज करता हूं तो मेरे को 90 रुपया ही मिलता है। मैं 100 रुपया का बिल लगाता हूं, मेरे को 90 रुपया का चेक मिलता है। कहा जाता है कि 10 रुपया हमने आपका काट कर रख दिया, क्योंकि 10% प्रोफेशनल का टीडीएस करता है। और जब महीना में बनता है तो हम 30% के स्लैब में आते हैं। इसी 30% से वो 360 करोड़ रुपए बिजली की दी जाती है, 240 करोड़ रुपए बस के दी जाती है, और ये सम्मान राशि और सम्मान राशि के रूप में दी जाती है। अब मैं एक संवैधानिक बात पूछ रहा हूं। मैं यह दावा तो नहीं कर सकता कि संविधान के पहले पन्ने से लेकर के अंतिम पन्ने तक मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन कानून का विद्यार्थी होने के नाते इतनी मालूमात तो मैं रखता हूं कि किसने यह अधिकार दिया कि मेरे पैसे का गुलछड़ी आप उड़ावे। पैसा मेरा है, मेरा मतलब करदाताओं का पैसा है। क्योंकि केजरीवाल जो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है वो केजरीवाल का घर का पैसा तो है नहीं, बल्कि वो हमारे पैसे से तो अपना शीशमहल करोड़ रुपए में बनवा लिया। केजरीवाल ने अपने बेटे के नाम से, वो जो इस पर दौड़ते हैं ना, ट्रेंड बिल की क्या बोलते हैं उसको, वो 10 लाख रुपया महीने पर किराया पर लिया था, जबकि उसका पूरे खरीदने में 50,000 रुपया है। इतना बड़ा घोटाला, जो चीजें 50-60 हजार रुपए की, उसका 10 लाख रुपया किराया ले रहा था और 4 अपने घर में लगवा लिया था, अपने बेटे को किराया दे रहा था। इतना बड़ा घोटाला, वो अलग चीज है, उसमें मैं चर्चा नहीं कर रहा। मैं चर्चा कर रहा हूं कि मेरे पैसे को आप बंदर बांट करें और चुनावी लाभ आप लें, और चुनावी लाभ लेकर के आप एक शीश महल को करोड़ों रुपए में खर्चा करके ऐश करें मेरे पैसे में। ये किसने आपको अधिकार दिया? आप मेरा पैसा खर्चा कर दो, मेरे से पूछना चाहिए। लेकिन मैं इस बात के लिए सिर्फ केजरीवाल को दोष दूं। झारखंड की सरकार जो अभी वाली है वो एकदम जा चुकी थी, उसको 2 आदमी ने बचाया। एक तो बीच चुनाव में ईडी की छापेमारी, झारखंडियों पर एक इमोशनल बेनिफिट दिया कि एक झारखंडी, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को सरकार परेशान कर रही है।
हालांकि झारखंड का मुख्यमंत्री अखंड बेईमान है, उस पर तो ईडी सीडी मीडी जितनी भी आचार जैसे सबका केस बनता है। लेकिन जो आदिवासी होते हैं वो साफ दिल के होते हैं, अनपढ़ लोग ज्यादातर उसमें होते हैं, उन लोगों को लगा कि मेरे मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, तो एक छत्र हो गए। और दूसरा वहां महतारी योजना दे दिया, मतलब वहां महिला को महतारी कहते हैं, ये भोजपुरी पुट है, तो महतारी योजना ने उसको लाभ दिया। उसका ही कार्बन कॉपी हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्य जो अभी की सरकार चल रही थी, उस सरकार ने भी महिला सम्मान योजना करा दिया और वहां सीधे सीधे महिलाओं ने वोट दिया। तो उस मुफ्तखोरी के ऐलान में ना तो भाजपा पीछे, ना कांग्रेस पीछे, ना सपा पीछे। वो अलग बात है कि केजरीवाल एक शुरुआत किया और केजरीवाल के होते फायदे को देख करके अब स्थिति इतनी है कि उसको कोई विड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि आज ही आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता मेरे साथ एक टीवी डिबेट पर थी, उसने सीधा सीधा कहा कक्कड़ ने कि देखिए अगर भाजपा आ गई तो सबसे पहले आपका 21 रुपये बंद करेगी, आपका फलाना रुपये बंद करेगी, आपका बस मुफ्त में बंद करेगी। और महिलाएं कहती ठीक है, और महिलाओं के दिमाग में प्रश्न नहीं होता कि कितनी महिलाएं बाहर जाती हैं रोज भैया बस में घूमती हैं, कितनी रोज बस में घूमती हैं, जिनको मुफ्त की जरूरत है। साल 6 महीने में कभी एक बार जाती होंगी। मेरी पत्नी दिल्ली में रहती है, हालांकि ईश्वर की कृपा से तो उसके पास गाड़ी है और गाड़ी में घूमती है, लेकिन अगर वो बसें में घूमती तो साल 6 महीने में कभी एक बार उसको बदरपुर जाने का मौका मिलता है। तो बदरपुर जाने का बसें नहीं चलता, ऑटो में जाना पड़ता है, और उससे ऊपर जाने के लिए तो खैर गाड़ी है। लेकिन एक बात मैं नहीं समझ पा रहा कि अगर साल 6 महीने में एक बार में 20 रुपया अगर बस का उसने बचा ही लिया है तो उसके बदले में उसका नुकसान कितना है, ये महिलाएं सोच नहीं रही है। और जो कामकाजी महिलाएं हैं जो रोज बस में जाने की मजबूरी है, उनका तनख्वाह है, क्योंकि वो अगर रोज जाती हैं तो नौकरी करती हैं, तो जो लोग नौकरी करते हैं मोटी तनख्वाह पाते हैं, उनको मुफ्त में दे करके उस पैसे का कहीं और सदुपयोग हो सकता था। यह वही महिलाएं नहीं सोचती जो महिलाएं उसका उपयोग करती हैं। यह सोचने वाली बात है। इन सब चीजों पर चुनाव आयोग को, राष्ट्रपति को या जांच स्वतंत्र एजेंसियों को इस पर आगे आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कोई धार्मिक मामला हो तो तुरंत सो मोटो ले लेती है। सुप्रीम कोर्ट हर उस मामले पर सो मोटो ले लेते हैं। हमारे देश के विद्वान न्यायाधीश सो मोटो लेते रहते हैं, लेकिन इतनी भारी भरकम गंभीर और देश को रसातल पर पहुंचाने वाले मुद्दे पर सो मोटो नहीं लेते तो क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में प्याले डालने पर एक्सेप्ट नहीं होता, सो मोटो लेती नहीं। देश बर्बाद हो रहा है, उसका कोई खबरदार नहीं है, तो ये देशवासी क्या करेंगे। तब अंत में मैं हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करूंगा कि जो लोग मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं आप उनका बहिष्कार करें। एक बार नोटा का सोटा चलाइए, देखिए चुनाव में अगर विधानसभा के हर पुल पर नोटा जीतता है तो फिर ये नेतागण मजबूर होंगे ये सोचने के लिए, विचार करने के लिए कि भाई क्या करें। क्योंकि आपको एक जान करके खुशी होगी, आश्चर्य होगा कि क्षत्रिय समाज का कोई भी आदमी, सवर्ण समाज का कोई भी आदमी आरक्षण नहीं मांगा था, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में सवर्णों ने जब नोटा का सोटा चला दिया था तब सरकार 10% आरक्षण दी आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण समाज के बच्चों के लिए। आप सोचिए, नोटा का सोटा था क्योंकि सरकार बेवकूफ नहीं है, वो सब देख रही है। मोदी सरकार ने देखा कि भाई मतदान में नोटा का मत प्रतिशत कई जगह ज्यादा है। जैसे किसी सीट पर भाजपा 500 वोट से हारी है, वहां पर 1500 नोटा का वोट पड़ा हुआ है, तो उसको पता है कि 1500 कौन सा वोट है। कांग्रेस को दे नहीं सकता, भाजपा को देना नहीं चाहता गुस्से में आरक्षण के मार की वजह से, तो ये सब भाजपाई वोट है जो गुस्से में नहीं दे रहे। तब उन्होंने कहा कि ये 1500 वोट मेरे को मिल गया होता मेरी सरकार नहीं जाती। तब उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण बच्चों को 10% आरक्षण दिया ना बिन मांगे, जब उसको समझ में आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक रूप से बर्बाद न किया जाए, देश रसातल में न जाए जैसे श्रीलंका चली गई थी, तो आप मुफ्तखोरी के विरुद्ध में आवाज उठाएं। और आवाज कैसे उठाएं? आपका वोट लेने के लिए चाल चलते हैं तो आप वोट के टाइम ही नोटा का बन रहा है। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। अब से चुनाव तक मैं हर बार फेसबुक लाइव आने के पहले यही प्रार्थना करूंगा कि नोटा का सोटा दबाएं और इन लोगों को सबक सिखाएं। तभी जाकर के इनको लगेगा कि चुनाव जीतने के लिए जनहितकारी काम करना जरूरी है, जनहितकारी घोषणा करना जरूरी नहीं है कि हम मुफ्त में देंगे। आप मुफ्तखोर नहीं, आप सब मेहनत कश लोग हैं।
आपने मेहनत से अपना परिवार पाला हुआ है, मुफ्त के पालन से नहीं होता। क्योंकि अब तक जो आपके बच्चे पले हुए, जो हम लोग इतने बड़े हुए हैं, उस जमाने में तो कोई मुफ्त में देता नहीं था। तो हम लोग इतने बड़े पढ़ लिख करके ठीक ठाक पोजिशन में कैसे चलेंगे? ये आप विचार जरूर करिएगा। और अगर देश की संवैधानिक संस्थाएं कहीं है, अगर है, तो शर्म करें और एक्शन लें। आप है या होने का सबूत दे। कहा जाता है ना कि अगर आप जिंदा है तो जिंदा रहने के सबूत दीजिए। तो संवैधानिक संस्थाओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अगर वाकई आप हैं तो होने का सबूत दें और ये मुफ्तखोरी पर प्रश्न उठाएं। हो सकता है आप उठा के कुछ ना कर सके, लेकिन आप एक बयान जारी करें। देश में लहर तो उत्पन्न होगी, देश में बहस तो उत्पन्न होगी, चैनल पर पैनल बैठेगा और उसमें हो सकता है कुछ अच्छी बहस का परिणाम निकल जाए और लोगों को समझ में आने लगे। क्योंकि शाम का डिबेट तो टीवी पर हर आदमी देखता है, हर आदमी देखेगा। तो अगर लोगों को यह जवाब पर मजबूर किया जाएगा राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को कि आप मुफ्त कहां से देंगे, तो उनको पता चलेगा कि हमारा ही पैसा हमको दिया जा रहा है। तो लोग अच्छा हमारा ही पैसा था, क्योंकि अब तक तो लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा कि हमारा ही पैसा है। तो यह बात हो, और जब तक ना हो तब तक हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं आपसे कि आप कृपया इसका विरोध करें, आवाज उठाएं और नोटा का सोटा जरूर दबाएं। तभी यह सरकारें मुफ्त की योजनाओं पर ध्यान हटाएगी और विकासपरक योजनाएं लाएगी। तभी इस देश का कल्याण होगा। नहीं तो आने वाले पीढ़ियों के लिए आप श्रीलंका जैसा अर्थव्यवस्था देना चाहते हैं तो वो आपको मुबारक हो, मुझे नहीं है। मैं जानता हूं और ये मैं मानता हूं कि यह मेरे कहने से एक दिन में होने वाला नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं उसी एक दिन के इंतजार में हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपना अकल लगाएं, बहकावे में ना जाए, मुफ्तखोरी से बचें और अपने आने वाले पीढ़ियों को बचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।